हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर में। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेटा एक अलग ही चैप्टर है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर ये नहीं है, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। इसके अंदर कुछ कुछ गिनती की 2-4 इक्वेशंस होती हैं, बहुत सिंपल सी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ऐसा नहीं है, बट हाँ इसको पढ़ना होता है क्योंकि इससे कुछ सवाल आ जाते हैं। थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है तो रटने की चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। अगर तुम ढंग से समझ लोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज नहीं समझोगे तो एक एक चीज़ रटनी पड़ेगी। आई मेरी बात समझ में? तो इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको काफ़ी सारा कंटेंट इसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो इस चैप्टर को अपन शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो बेटा मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है, तो इसमें स्टार्टिंग में थ्योरी से स्टार्ट होगा। मैं आपको कुछ कुछ बातें बताता हूँ कि मैक्सवेल भैया ने इसके बारे में कुछ ऑब्जर्व करी चीज़ें कि भैया कुछ टाइम वरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन ये भी ऑब्जर्व किया कि भैया टाइम वेरिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो फिर इनको इन्होंने मिक्स किया और उसको सोचा कि यार अगर दोनों में से कोई भी टाइम वेरिंग होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती रहती है। फिर उन्होंने आगे जाके सोचा कि यार अगर टाइम वेरिंग होगी तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग प्रोड्यूस नहीं होती है, कपल में प्रोड्यूस होती है, और इसी को फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो ये मैक्सवेल भैया ने अपने हिसाब से कुछ कुछ किया और इन्होंने कुछ इक्वेशंस भी दी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी दिए, है ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सारे जो जितने भी लॉ थे उनको सबका मिक्सअप था, तो उन्होंने 4 इक्वेशंस भी दी। इन सब चीज़ों को अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैक्सवेल भैया ने जो बातें कही थी कि भैया ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो प्रोड्यूस करती है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब अपने उल्टे को, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से ये प्रोड्यूस करती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बट इसके ऊपर पहले कुछ पॉइंट्स हम लोगों को लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट्स आएंगे, आपको सीधे नोट डाउन नहीं करना, पहले सुनना है मेरी बात। मैं उन पॉइंट्स को जल्दी जल्दी आपको आप समझा दूंगा, उसके बाद फिर आप लोग उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए सारे पॉइंट्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहली बात वो लिखा है, टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, ये अपन ने कहाँ पढ़ा है? EMI में। उसके बाद उन्होंने आगे बातें करी है कि भैया जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है। और इसमें आगे लिखा, बाय वेरियस एनालिसिस मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड ए सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्होंने जो मैथमेटिकल इक्वेशंस दी, इन्हीं को अपन मैक्सवेल्स इक्वेशंस बोलते हैं। इसी को हम लोग इस चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे। ये एक्चुअल में जो इक्वेशंस है बेसिस है ऑल द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेटा जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, सब एक पार्ट है किसी बड़े चैप्टर का जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसको पूरे को पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। और लास्ट में एक पॉइंट और लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशन in a region of electric field or magnetic field, in a region if electric field and magnetic field varies with the time then always these fields are coupled, मतलब कपल में एग्जिस्ट करते हैं, and vary in similar fashion and the electromagnetic energy starts propagating and this energy is known as electromagnetic wave। तो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, आपको ये पॉइंट नोट डाउन करने हैं, उसके बाद फिर अपन लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब मैं आपको समझाता हूँ। इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। एक्चुअली जो मैक्सवेल भैया ने इक्वेशंस दी ना, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का कहीं रोल आएगा। तो उसको रोल को समझने के लिए पहले हमें डिस्प्लेसमेंट करंट को समझना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट, अब हुआ क्या भैया, सबसे मेजर बात यहाँ से स्टार्ट हुई। अपने ये कहानी जो बता रहा हूँ मैं आपको अपने मन से बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान समझिएगा। एम्पियर भैया थे, उन्होंने अपना लॉ दिया था। एम्पियर भैया ने कहा था कि एम्पियर्स लॉ क्या था, उनका कहना ऐसा था, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स भैया जो लॉ था वो ऐसा था कि भैया एक वायर है, उसमें करंट दौड़ा है आई। गेटिंग माय पॉइंट? एक वायर, इसमें क्या दौड़ा है? करंट दौड़ा है आई, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। अगर यहाँ पे तुम एक लूप बनाओगे जिसको हम एम्पियर्स लूप बोलते हैं, सर्किटल लूप बोलते हैं, एम्पियर्स लॉ जो था, एम्पियर सर्किटल लॉ जो था, वो कहता था कि भैया बी डॉट डीएल अगर आप लिखोगे तो आप क्या पाओगे यहाँ पे? बी डॉट डीएल अगर आप लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा? म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। आई मेरी बात समझ में? तो ऐसा एम्पियर भैया ने बोला।
अब इसको थोड़ा सा क्या है ना कि अपने जो मैक्सवेल भैया थे उन्होंने एम्पियर भैया को बोला कि भैया आपके लॉ में कुछ कमियां हैं। ये बोल के एम्पियर भैया क्या ये सुन के हंसने लगे उसके। अबे तुम समझाओगे ना, इसमें कोई कमियां नहीं है, एग्जैक्टली सही है, आप कहीं भी लगा के देख लो। तो मैक्सवेल भैया ने बोला पक्का ना, कहीं भी लगा के देख लो। उसने कहा सही, कहीं भी लगा के देख लो। तो पता पड़ा कि भैया दोनों पहुंच गए लड़ते लड़ते कोर्ट में। आई मेरी बात, कोर्ट में पहुंच चुके थे। वहां जाके मैक्सवेल भैया ने बोला भैया इसमें कमियां हैं। एम्पियर भैया बोल रहे हैं कोई कमियां नहीं है, सब सही है, सेट है सब बिल्कुल एग्जैक्टली। आई मेरी बात समझ में? तो कोई कमियां इसके अंदर नहीं है। मैं इसमें वेक्टर लगाना भूल गया था, वेक्टर लगा देता हूं। मैक्सवेल भैया बोल रहे हैं कि भैया कमी है। एम्पियर भैया बोल रहे हैं प्रूव कर दो ना कमी है। तो उसने कहा ठीक है रुको। अब एम्पियर भैया ने क्या करा, सॉरी मैक्सवेल भैया ने क्या करा, यहाँ पे समझाना शुरू करा एक एक करके कि भैया आपका ये जो लूप है, ये जो लूप है इससे जो करंट पास कर रहा है, अच्छा लूप में मैग्नेटिक फील्ड आएगी पक्का है? उसने बोला हाँ पक्का है। अच्छा करंट इधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आएगी, ये ऊपर गई, यहाँ से ये नीचे आई, ऐसे जा रही, तो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, यहाँ पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर, इस वायर में। ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को ये सुन के। अब मैक्सवेल भैया ने उससे कहा कि भैया ठीक है ना, कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आएगी? एम्पियर भैया ने कहा बिल्कुल ऐसी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बोला फॉर्मूला भी सही है? उसने बोला हाँ भाई फॉर्मूला भी सही है। तो मैक्सवेल भैया ने बोला इसका मतलब अगर मैं यहां से ये एरिया इस ऐसे बोल दूं कि भैया इस एरिया से जो पास कर रहा है करंट, इस एरिया से जो करंट पास कर रहा है, अच्छा करंट कितना पास कर रहा है इस एरिया से? इस एरिया से पास कर रहा है साहब करंट आई। तो एम्पियर भैया ने बोला बिल्कुल सही बात है, इस एरिया से जो करंट पास कर रहा है क्या है वही है करंट है? एम्पियर भैया ने बोला कि हाँ भाई करंट तो वही है। तो मैक्सवेल भैया ने बोला ठीक है भाई साहब, तो मैं आपका यहाँ पे लो को इसको आगे लगाता हूँ, म्यू नॉट बी डॉट डीएल को मैं म्यू इंटू 2πr लिख देता हूँ और यहाँ लिख दूंगा म्यू नॉट इंटू आई। अब क्या है ना कि भैया बी भी इधर है, एक्चुअली क्या 2π डीएल है ना, डीएल इस तरह से गोल 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 का मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, डीएल भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसीलिए डॉट को हटा के यहाँ पे सीधा b इंटू 2πr कर दिया। ठीक है भैया, तो b बराबर म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2πr आ गई मैग्नेटिक फील्ड। ये सुनते ही अपने मैक्सवेल भैया ने एम्पियर भैया से पूछा क्या आपका यही लॉ है? एम्पियर भैया ने बोला बिल्कुल सही है, और देख लीजिए बिल्कुल सटीक इससे आंसर आ रहा है। जज साहब ने बोला कि हाँ भाई बिल्कुल सटीक आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सवेल भैया ने बोला रुको अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो रुको शुरुआत हुई है। अब क्या हुआ, अब मैक्सवेल भैया क्या पूरी तैयारी के साथ गए थे कोर्ट में, तो उन्होंने क्या करा, दोबारा से इस डायग्राम को बनाया। उन्होंने कहा कि मतलब आपका कहना ऐसा है कि अगर ये करंट है और अगर ये रिंग है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इस रिंग में से जितना करंट पास कर रहा है इसके रिंग के एरिया से, क्या वही हमारे पास में आई होगा? एम्पियर भैया ने बोला हाँ भाई, क्योंकि उन्हीं का लो था। अच्छा, मैक्सवेल भैया ने बोला कि अगर मैं एरिया को ऐसा ना बना के अगर ऐसा बना दूं, कुछ ये एरिया बना दूं, मटकी जैसा एरिया बना दूं, तो क्या इस एरिया से जो पास कर रही है रिंग से, जो देखो रिंग मेन मैटर रिंग नहीं है, मेन मैटर है कि इस रिंग से जो बना हुआ एरिया, अब एरिया तो भैया फ्लैट भी हो सकता है, ऐसा फूला हुआ एरिया भी हो सकता है, सही बात है ना, कोई सा भी एरिया हो सकता है। तो एम्पियर भैया ने बोला कि हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, भैया जो पास कर रहा है उस एरिया से पास जो कर रहा है वही करंट है, तो भैया इससे कितना पास कर रहा है, यहाँ से आई कर रहा है। उसने कहा ठीक है भैया। तो मैक्सवेल भैया ने फिर से इक्वेशन लिखी, इसका मतलब यहाँ भी बी डॉट डीएल आएगा। एम्पियर भैया ने बोला अरे हाँ भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। उसने बोला रुको तो सही भैया, अभी खेल बाकी है। तो अब मैक्सवेल भैया ने बोला कि भैया यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, वो आएगी बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट, मैग्नेटिक फील्ड यही आएगी और करंट भी यही वाला है, लेकिन करंट कौन सा है, इस रिंग के जिस एरिया से पास कर रहा है। अब भाई एरिया तो फ्लैट हो चाहे गोल गोल हो, ऐसा एम्पियर भैया ने कहा था कि वो एरिया के इंडिपेंडेंट होता है। आई मेरी बात समझ में, वो एरिया के इंडिपेंडेंट, एरिया आप कैसा भी ले लो, आप ऐसा ले लो, इधर घुमा दो, ऐसे ऐसे करके ले लो, चाहे फ्लैट ले लो, कोई सा भी एरिया लो, आपको तो एरिया से पास जो कर रहा है करंट वो यहां लिखना है। ठीक है भैया, ऐसा एम्पियर भैया ने कहा था पहले अपने लो के दौरान। तो मैक्सवेल भैया ने वही बात पकड़ी हुई थी। मैक्सवेल भैया बोल रहे हैं कि यहां तक सही है, उसने बोला सही है।
चलो इसमें इक्वेशन लगाते हैं। तो इसमें इक्वेशन, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो म्यू नॉट इंटू बी डॉट डी एल की जगह दोबारा से मैंने बी इंटू टू पाई आर कर दिया। फिर से यहाँ पे आई नॉट म्यू नॉट इंटू आई हो गया, क्योंकि इसको पास करने वाला भी आई ही था। अबे समझ में आ रहा है ना? अब मैक्सवेल भैया जो समझा रहे थे उससे एम्पियर भैया का दिमाग खराब हो रहा था। कैसा आदमी है बे, 2 बार प्रूफ कर दिया, 2 बार बिल्कुल सही आ गया, पता नहीं क्या चाहिए इस आदमी को, और मुझे कोर्ट में खड़ा कर रखा है। सही बात है ना भैया? जज को भी गुस्सा आ रहा था कि कैसा आदमी टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा सबका। तो दोनों जगह सही प्रूफ हो गया। अब मैक्सवेल भैया ने कहा रुको, अभी पिक्चर बाकी है। तो उन्होंने कहा कि रुको भैया, अभी मैं आपको कुछ और बातें करूंगा। तो एम्पियर भैया ने कहा कि चलो कर ले यार, मेरा ही तो लो है, कहां से गलत प्रूव कर देगा तू, कहां से तू कमी निकाल देगा इसमें। तो अभी लिखो मत, तो सुन लो। अब एम्पियर भैया का जो लो था ना, उसमें मैक्सवेल भैया ने कैपेसिटर लगा दिया। क्या लगा दिया? कैपेसिटर। ओके, अब जैसे ही कैपेसिटर लगा, एम्पियर भैया थोड़ा सा परेशान होने लग गए। करंट तो खैर इसमें भी था, वायर में तो था, तो कोई बात नहीं। अब एम्पियर भैया, मैक्सवेल भैया ने क्या करा, यहां पे एक लूप बनाया और कहा कि इस लूप में हम बनाएंगे दोबारा से क्या, इसमें लगाएंगे बी डॉट डी एल बराबर म्यू नोट इंटू आई इनसाइड, where I inside is the current passing through the area of the ring। an area कुछ भी हो सकता है, चाहे फ्लैट एरिया, चाहे मोटा एरिया, चाहे कैसा भी एरिया। तो ठीक है भैया, एम्पियर भैया कुछ समझने लगे थे, परेशान तो हो रहे थे वो इस चीज को लेके कि मैक्सवेल ने सही पकड़ लिया, लेकिन तुम अभी तक पकड़ नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। तो मैक्सवेल भैया ने कहा कि अगर मैं फ्लैट एरिया रखूंगा तो यहां आएगा बी इंटू टू पाई आर बराबर म्यू नोट इंटू आई। अच्छा करंट है? बोला हाँ। इससे मैग्नेटिक फील्ड होगी? बोला हाँ। भाई करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी? हाँ यार, अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो तो है ना यार, फिर वो अलग तरीके से देखेंगे तो ना गायब हो जाएगी, तो होनी तो चाहिए। तो ठीक है भाई, तो बी मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी वैल्यू कितनी है? म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर। यहां तक तो बात हो गई थी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। अब इशू क्या स्टार्ट हो रहा है कि मैक्सवेल भैया ने बोला कि अगर ये एरिया से पास कर रहा है और अगर मैं ये एरिया बना दूंगा, तो अब बताइए अगर मैं इस एरिया के लिए लगाऊंगा बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अब एम्पियर भैया का लो भले ही गलत प्रूफ होने जा रहा था, लेकिन थे तो वो साइंटिस्ट यार, और साइंटिस्ट थे तो वो इस बात को गलत प्रूफ होने से पहले ही समझ गए और उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। अभी तुम लोग तो फिर समझे नहीं होंगे, बट वो समझ चुके थे। जज साहब भी तुम्हारी तरह कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई साहब अभी से क्यों रो रहा है, अभी तो गलत भी प्रूफ नहीं हुआ। तो मैक्सवेल भैया ने बोला कि इसका मतलब ये रिजल्ट यहां भी वैलिड होना चाहिए, इस एरिया के लिए भी। एम्पियर भैया कांपते कांपते बोले कि हाँ होना तो चाहिए। तो इसका मतलब कि जो बी डॉट डी एल होगा, ये मैक्सवेल भैया बोल रहे हैं, इसका मतलब वो बी इंटू टू पाई आर शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। एम्पियर भैया और रोते रोते बोले हाँ होना तो ऐसे ही चाहिए, क्या करें भाई। अब जो मैक्सवेल भैया थे उन्होंने बोला लेकिन एरिया तो वो होता है जो इस रिंग से पास, इस रिंग के एरिया से पास कर रहा हो। एम्पियर भैया रोते रोते बोले हाँ, और एरिया चाहे फ्लैट एरिया हो चाहे बड़ा एरिया हो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्पियर भैया बहुत फूट फूट के रोने लगे और बोलते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि जब एरिया फुला दिया और इस कैपेसिटर के बीच से पास करा दिया, तो देयर इज नो करंट इन दिस बीच वाला एरिया। इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में तो कोई करंट ही नहीं था। इसका मतलब यहां पे जो करंट आएगा वो 0 आएगा, और इसका मतलब बी यहां से 0 प्रूफ हो गया। एम्पियर भैया बहुत बुरी तरह से फूट फूट के रोने लगे। कोर्ट में बहुत गमगीन माहौल हो चुका था।
भाई साहब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो एक बार तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr आ रही थी, जो आनी भी चाहिए थी, और एक बार उसी को अलग तरीके से किया तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B बराबर 0 आ रही है। बहुत भयंकर दुखी थे पूरा का पूरा एम्पियर और उसका परिवार, इतने परेशान थे कि भाई साहब क्या करें, पूरा जीवन लगा दिया इसके अंदर यार, 1 मिनट में तोड़ दिए सारे सपने। आई मेरी बात समझ में? तो माहौल बहुत गमगीन था। फाइनली मैक्सवेल भैया जीत गए कोर्ट में, और यहाँ से ये जो लॉ में कमी थी वो प्रूव हो गई कि भैया ये गलत है। तो यहीं से इंटरवल चालू हो गया, और इंटरवल के दौरान आप लोगों को ये पूरा नोट डाउन करना है। एम्पियर भैया के जो आंसू थे वो तो खैर निकल चुके थे, बट आपको तो बस इसको नोट डाउन ही करना है, आपको रोना नहीं है, आपको सिर्फ नोट डाउन करना है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब हम इंटरव्यू के बाद देखेंगे कि आखिर उसके बाद कोर्ट में क्या हुआ, तो इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हाँ जी, तो माहौल थोड़ा गमगीन सा था, इंटरवल हो चुका था, दोबारा इंटरवल के बाद जज साहब भी आ चुके थे। अब सारी कहानी हो चुकी थी, एम्पियर भैया तो रो रो के अपने आंसू पहुंच चुके थे और चुपचाप बैठे हुए थे, बहुत ही बुरे हालातों में बैठे हुए थे। मैक्सवेल भैया बड़े अजीब ही खुश मिजाज थे और केक खा रहे थे, मजे कर रहे थे। फिर अब ऑब्वियस बात है, दोनों साइंटिस्ट तो इतना बुरी तरह से मजाक किसी को उड़ा नहीं सकते। तो मैक्सवेल भैया बड़ी खुशी खुशी में गए और एम्पियर भैया के कंधे पे हाथ रखा, बोला कोई बात नहीं, होता है। क्या बोला? कोई बात नहीं, होता है। और बोला कि यार आपका जो लॉ है वो एक्चुअल में गलत नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। अब तो भाई मैक्सवेल भैया तो राजा बन चुके थे, एम्पियर भैया तो केस हार चुके थे, अब तो जो कहे वो मानना पड़ रहा था उनको। तो ठीक है भाई, बता दो भाई कैसे कंप्लीट होगा। तो चुपचाप इज्जत से बोला कि बता दो भाई कैसे कंप्लीट होगा। तो उन्होंने कहा कि भैया एक बात बताइए, इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखिए, ये जो कैपेसिटर था ना, उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, इस कैपेसिटर को दोबारा बनाता हूं मैं। ये जो कैपेसिटर था इसका कुछ एरिया होगा। एम्पियर भैया ने बोला हाँ भाई होगा कुछ एरिया, और यहां से जो ये एरिया पास कर रहा है इस कैपेसिटर के अंदर, यहां कुछ फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसने बोला हाँ भाई फील्ड लाइंस तो होनी भी चाहिए, होती भी है। बोला हाँ, और ये जो फील्ड लाइंस होंगी, ये जो फील्ड लाइंस होंगी, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वो होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एम्पियर भैया ने बोला हाँ भाई सही बात थी। अब एम्पियर भैया बहुत दुखी थे, पर क्या करे, बात तो माननी पड़ रही थी भैया, जो भी बोल रहे थे अपने मैक्सवेल भैया। तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया साहब, यहां तक इसको Q बाई A एप्सिलॉन नॉट कर दो इसको। अब ठीक है साहब, अब ठीक है ना। अब हो क्या रहा था कि इन्होंने समझाया कि भैया जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो E इंटू एरिया होता है। हाँ भाई यहां तक भी बात सही थी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो बेटा ये कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ये ए पहले से था तो ए को तो इधर रख दिया मैंने, इसको रख दिया डी क्यू बाई डी टी, इसको कर दिया डी क्यू बाई डी टी और एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अबे सही बात है ना। तो ए से तो ए उड़ गया, ये जो आइटम बचा दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वी कैन से दिस इज इक्विवेलेंट करंट। तो दिस डी क्यू बाई डी टी जो आया वो बेसिकली आया एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भैया ये आया रिजल्ट डी क्यू बाई डी टी का। इस करंट को बोला ये इक्विवेलेंट टू करंट था, तो यहां लिख दिया इक्विवेलेंट टू करंट, क्योंकि भैया करंट भी क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज। हमें सही है ना, डी क्यू बाई डी टी होता है करंट भी, तो इसको भी अपन ने इक्विवेलेंट टू करंट मान लिया। अब अपने जो मैक्सवेल भैया थे वो समझा रहे थे कि भाई साहब आपका जो लॉ था ना उसमें यहां कोई करंट नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग भी जीरो आ रहा था, पर जीरो नहीं आना चाहिए। तो कमी क्या थी, वो कमी ये थी कि बेसिकली आपका जो लॉ है वो जो आपने लॉ दिया था बी डॉट डीएल, इसमें जो कमी थी उस कमी को मैं तभी बताऊंगा जब आप एक शर्त मानोगे। अब एम्पियर भैया ने बोला कि भैया क्या शर्त है,
बोला कि ये लो आज से आपका लो नहीं रहेगा, ये मेरा भी लो रहेगा। मनी मन तो बहुत गुस्सा आ रहा था एम्पियर भैया को, पर कोई बात नहीं, चलो। अच्छा ये भी बोला कि नाम आगे मेरा रहना चाहिए, तो ठीक है भैया। तो उन्होंने अपना नाम बना दिया मैक्सवेल एम्पियर्स लो बोल दे या इक्वेशन बोल दे, ठीक है, एम्पियर लो, ऐसे लो ही बोल, इक्वेशन बोल देता हूँ चलो मैं, तो इक्वेशन जनरली ये इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन। तो उन्होंने कहा कि भैया जो बी डॉट डी एल आपने लिखा था, यहाँ पे जब आप म्यू नोट लिखते हो ना, तो अंदर आपको आई की जगह आई सी लिखना होता है प्लस आई डी लिखना होता है। अब एम्पियर भैया साइंटिस्ट तो थे ही, तो बड़े ध्यान से सुन लेते, अच्छा ये आईडी क्या है। उन्होंने बोला कि भैया जो आईडी आईसी है, वो आईसी बेसिकली कंडक्शन करंट है। कौन सा करंट है? कंडक्शन करंट है। जबकि जो आईडी है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट है। ओहो, कौन सा करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो यहां से बातें क्लियर हुई कि भैया आज से जो लो बनेगा वो कहलाएगा बी डॉट डीएल, दोनों के दोनों वेक्टर में इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई सी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या डिस्प्लेसमेंट करंट डी क्यू बाई डी टी है। तो मैक्सवेल भैया ने कहा कि यही आइटम डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाएगा आज से, और दिस आइटम विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसी को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज द मैक्सवेल्स एम्पियर्स इक्वेशन। ऐसा अपने मैक्सवेल भैया ने एम्पियर भैया के सामने शर्त रखी और उसके बाद इक्वेशन ये बन गई। आई मेरी बात समझ में। अब एम्पियर भैया तो केस हार चुके थे, तो मानना पड़ रहा था उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, जैसा भी ये क्या करें, कम से कम लो तो बचा रहेगा अपना, कहीं ना कहीं नाम तो आएगा, वरना इस आदमी तो नहीं डुबो जीती अपनी, तो कोर्ट में सबके सामने बेइज्जती अलग करवाई, रुला उड़ दिया। सही है कि नहीं है? बीवी के सामने बेइज्जती हो गई होगी, सही बात है कि नहीं है? चलो जो भी है, पर ये इतना बड़ी इक्वेशन उन्होंने मैक्सवेल भैया ने दी और एम्पियर भैया ने उसको एक्सेप्ट किया और दोनों के नाम से ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ एक छोटी सी बात यह है, इस पर्टिकुलर कैपेसिटर वाले केस में यहाँ पे कंडक्शन करंट ही डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर आ रहा है, वही आई के बराबर आ रहा है। तो जब यहाँ पे इस वाले रीजन में जहाँ पे कंडक्शन करंट नहीं था ना, वहां हम डिस्प्लेसमेंट करंट पुट करेंगे और उसकी वैल्यू जो थी वो पुराने वाले आई के बराबर ही थी। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि आई था क्या, आई बेसिकली क्या कर रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। भाई आई क्या कर रहा था यहाँ पे, आई यहाँ पे चार्ज का, भाई आई के करंट जो यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे थे, तो किस रेट से चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे थे वही यहाँ पे करंट था। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा आई ये आ रहा है डी क्यू बाई डी टी, यही एक्चुअली आई के बराबर भी है। तो मैं यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, उससे मेरा आंसर जो आएगा वो दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया था कि भैया ये सही निकलेगा अगर मैं यहाँ पे आई डी पुट कर दूंगा तो। आई मेरी बात समझ में? तो इस पर्टिकुलर केस में आईसी और आईडी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जहां आईसी करता है वहां आईडी नहीं कर रहा, जहां आईडी करता है वहां आईसी नहीं। इस पर्टिकुलर केस की मैं बात कर रहा हूं। बट अपने जो मैक्सवेल भैया थे उन्होंने पूरा लो ऐसे दिया कि दिस इज द एक्चुअल लो, जहां पे आपको, या फिर ऐसे कहते हैं कि दिस इज द एक्चुअल लो जहां पे आईसी प्लस आईडी दोनों रखना पड़ेगा। अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो आप सिर्फ आईसी रखोगे तो आपके आंसर गलत आएंगे एक के बाद एक। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो अलग बात है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आईसी ही मिले हैं, आईडी जनरली नहीं मिलते हैं तो हम लोग नहीं लगाते हैं। बट रियल इक्वेशन मैक्सवेल भैया के द्वारा ये दी गई थी और इसी को उसके बाद मान्यता प्राप्त हो गई वहाँ के कोर्ट से। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा अब आपको अपने वो नोट डाउन करना है, आपको ये कहानी नोट डाउन करनी है। उसके बाद जो भी समझ में आया आपको एक एक चीज़ अपनी भाषा में अपनी कॉपी के अंदर जरूर 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 लिखनी है। तो उसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसको नोट डाउन कीजिए, फिर लिखिए फटाफट से। हाँ भाई, तो अभी सब सारी घटना जब हुई मैक्सवेल की, अब ऐसा ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ, ऐसा मत समझना कि तुम ऐसा रियलिटी में हुआ होगा, ऐसे सच में रो रहा होगा एम्पियर फूट फूट के। मैंने अपने मन से कहानी बताई है। मेरा मेन पर्पस क्या है, तुमको डिस्प्लेसमेंट करंट सिखाना। आई मेरी बात समझ में? अब उसी कहानी को अपन थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, कुछ और चीज़ें इसमें सिखाया था उसी कहानी के द्वारा।
तो मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब मैक्सवेल भैया जो थे बड़े खुश हो चुके थे, बड़े ही अमीर हो चुके थे, ये समझ लीजिए, बड़े ही फेमस हो चुके थे कि भैया एम्पियर्स के लॉ को तो इन्होंने धज्जियां उड़ा दी 1 मिनट के अंदर, और बहुत दिमाग से इन्होंने उसको गलत प्रूव किया। चलो जो भी है, तो ये सब बातें है ना होने लगी होगी, ऐसा मैं कहानी बना रहा हूँ, ऐसा रियलिटी में हुआ वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि उसके बाद मैक्सवेल भैया क्या इतने ज़बरदस्त अपने अपने फैन फॉलोइंग लेके चल रहे थे, फेमस हो चुके थे, कि उन्होंने क्या है कि हर किसी के लॉ पे हाथ डालना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आज से मेरी सिर्फ एक ही नहीं है, 4 इक्वेशंस हैं। कितनी? 4 इक्वेशंस। तो उन्होंने कहा कि मैक्सवेल की एक नहीं, मैक्सवेल की बहुत सारी इक्वेशंस होंगी। तो उन्होंने कहा कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस के नाम से अब आप इनको जानोगे ना। हर लोग के ऊपर हाथ डालना शुरू कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। तो कैसा है, क्या है इसके अंदर, क्या 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 इक्वेशन है, मैं आपको सब समझाऊंगा। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो जो मैक्सवेल भैया की जो इक्वेशंस है उसके ऊपर 2 पॉइंट, जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। मैं आपको पहले बोल देता हूं, उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑल द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन बी फॉर्मुलेटेड in 4 fundamental equations corresponding to the 4 basic laws which are called as Maxwell's equations। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हाँ जी, तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया। अब बेसिकली उन्होंने बोला क्या है कि भैया जितने भी 4 फंडामेंटल लॉज थे उन्हीं को उन्होंने अपनी इक्वेशंस बना दी। आज से हमारी इक्वेशन है सब, किसी की हिम्मत भी नहीं है बोल दे, पता पड़ा कि दोबारा कोर्ट में ले जाएगा, गलत प्रूव कर देगा। सही बात है ना। तो लोगों ने कुछ बोला नहीं, जैसी भी थी कोई बात नहीं भैया, आपकी भी मेरी भी। तो उन्होंने पहली दी गॉस लॉ। अब तुम सोच रहे होंगे तो गॉस भैया का था, पर क्या करें भैया, ये मैक्सवेल्स की इक्वेशन भी बन गई थी। तो यहाँ पे 4 जैसे मान लीजिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, कुछ Q4 है, कुछ Q5 है। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब जो E डॉट ds होता है, जो E डॉट ds होता है वो Q इनसाइड का 1/ε0 टाइम होता है। मतलब अगर आप 1/ε0 को मल्टीप्लाई करोगे Q इनसाइड से तो आपको E डॉट ds मिलेगा। तो सबने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो गॉस भैया ने पहले ही कहा था। तो हाँ भाई, आज से मेरी भी इक्वेशन है। आई मेरी बात समझ में? तो पहले उन्होंने अपनी इक्वेशन ये दी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। या से कहते हैं फर्स्ट मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इक्वेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इसको भी आपको फटाफट से नोट डाउन करना है, उसके बाद मैं आपको इक्वेशन को मतलब इसको लिखवा भी दूंगा उन्होंने क्या बोला था। तो आप पहले फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लिखते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो अब आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए फटाफट से। इसमें क्या लिखा हुआ है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द नेट एनक्लोज चार्ज। और ये इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये 2 चीजें, मतलब एक फर्स्ट चीज हो चुकी गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इन्होंने इस लॉ को भी अपनी इक्वेशन मान ली और ये पहली लॉ यहाँ पे हो चुका है। अब अपन आगे देखते हैं। अब मैक्सवेल ने अपनी अगली इक्वेशन कौन सी दी? तो उन्होंने अगली इक्वेशन दी बेटा, उसको पहले लिखिए, इक्वेशन लिखिए फटाफट से। गॉस लॉज इन मैग्नेटिज्म, इसको भी मैंने अपनी इक्वेशन बना दी। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। हाँ, ऐसा क्यों बोला उन्होंने? तो मेरी बात समझ। उन्होंने कहा कि जो B डॉट ds है वो 0 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो हमेशा क्लोज लूप में लाई करती है। वो कभी मोनोपोल्स यहाँ पे नहीं बनते हैं, हमेशा डाइपोल्स बनते, मतलब क्लोज लूप में ही लाई करती है हमेशा। ऐसे कहीं से अगर मान लीजिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ पोल से निकल रही है तो साउथ में एंटर करेगी और साउथ से दोबारा नॉर्थ तक जाएगी। तो दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप। तो यहाँ मोनोपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इसीलिए हम ऐसा कहेंगे कि भैया B डॉट ds की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये सेकंड इक्वेशन थी किसकी? मैक्सवेल भैया की, जिसका भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। किससे? गॉस लॉ से। इसको भी उठा लिया उन्होंने, इसको भी उठा लिया। अब तीसरा और उठाया उन्होंने, फैराडे भैया को। बेटा तू भी आ जा, है ना। फैराडे भैया भी चुपचाप मान गए कि क्या करें भैया, कोर्ट में ले जाएगा, कल से इक्वेशन गलत प्रूव कर देगा, क्या मतलब है, इज्जत से मान लो जो कह रहा है वो। तो
मैक्सवेल भैया ने तीसरी इक्वेशन अपनी जो दी थी वो किसके ऊपर दी थी बेटा, नोट डाउन कीजिए फटाफट से, इसको भी नोट डाउन कीजिए, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। तो उन्होंने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रीजन ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि जो ईएमएफ होती है वो क्या किसके बराबर होती है, ईएमएफ इंड्यूस, वो होती है डी फाई बी बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही हमारे पास में ई होती है, और ई मतलब वही क्या हो जाएगा, ई का मतलब क्या होता है बेटा, पोटेंशियल या ईएमएफ इंड्यूस्ड। हमें सही है ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल ई इंटू डी एल, दिस इज वॉट, कैपिटल ई इंटू डी एल। ये क्या होता है बेटा, ये होता है हमारे पास में पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल एक्चुअली माइनस डी फाई बी बाई डी टी के बराबर होता है। तो उन्होंने इस प्रकार से ये इक्वेशन यहाँ पे बोली थी। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप इसको भी लिख सकते हो जल्दी से फटाफट से। हाँ जी, तो चौथी इक्वेशन तो आपको पता ही है, एम्पियर सर्किटल लॉ था, जिन्होंने एम्पियर मैक्सवेल लॉ बना दिया, उसको एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन बना दी। तो बेटा उसको भी लिख लीजिए। फोर्थ होगी एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, जल्दी से लिख लीजिए उसको भी। हाँ जी, तो बेटा ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें। अब और थ्योरेटिकल बातें इस चैप्टर के अंदर हैं, अभी एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने लिख लिया है। अब मैं आपको कुछ और बातें यहाँ बताऊंगा जो इस चैप्टर से संबंधित है। तो वो है हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बेटा इसको भी वही है, फालतू की थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आपको नोट डाउन करनी है। आपको स्क्रीन पे दिखेगा और आपको मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद ही आपको उसको नोट डाउन करना होगा। तो पहले आप फटाफट से देखिए हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जल्दी से। तो इसमें कुछ बातें लिखी थी, लिखा है पहला 1865 में मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जिस्टेंस को। उन्होंने उसके बेसिस पर कुछ इक्वेशंस दी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन अ रीजन ऑफ आइदर ई और बी वेरिंग। अगर यहाँ पे कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज कर रही थी तो वहां पे ई और बी परपेंडिकुलरली एग्जिस्ट करती थी। ऐसा किसने बोला, मैक्सवेल ने बोला 1865 में। 1887 में हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इसको प्रूव किया कि हाँ भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, और ये मतलब यहाँ पे इस तरह की चीजें होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है दुनिया में। आई मेरी बात समझ में? ये तब की बातें बता रहा हूँ बेटा जब कोई जानता ही नहीं था कि भैया गामा क्या होती है, एक्सरे क्या होती है, ये सब चीजें क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है कि नहीं होती, ये तब की बातें हैं। मतलब हो सकता है कि अलग से इन्होंने करंट को डिफाइन कर लिया हो, या हो सकता है कि इन्होंने अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर ली हो, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे ये सब बातें नहीं करी थी कि जो लाइट होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन में लाई करती है। ये सब बातें धीरे 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 सामने आने लगी कि अभी ये तो पूरा एक ही स्पेक्ट्रम है जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के कारण आता है। ठीक है, उसमें बाद में बात करूंगा। वेपन तीसरी बात करते हैं। 1894 में जेसी बोस ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शॉर्ट रेंज के लिए उनकी वेवलेंथ उन्होंने निकाली कि 5 mm से 25 mm तक लाइक कर सकती है। अलग अलग लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अलग अलग बातें बता रहे थे। 1896 के अंदर मार्कोनी आए, उन्होंने भी कहा कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लार्ज डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है, प्रोपोगेट कर सकती है। उसके बाद 1899 में मार्कोनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ट्रांसमिशन करी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का काफी लार्ज डिस्टेंस पर। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ बातें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है, कुछ कुछ याद रखनी है। हो सकता है कि इसके ऊपर कोई सवाल आ जाए बाई चांस एक आध, इसलिए कराना इसको हमारा धर्म बनता है। तो इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए जो भी है, और उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई,
तो अब इसमें मैं आपको लास्ट चीज़ बता देता हूँ कि मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन कैसे किया। ऐसे मान लीजिए कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस चीज़ की थ्योरी कैसे दी गई थी। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, अगेन आपको काफ़ी कुछ लिखना है इसके अंदर, पर लिखने से पहले समझ लीजिएगा। सारे पॉइंट्स में आपके सामने आने वाले हैं, लेकिन उनको आपको समझना है, मैं समझाऊंगा उसके बाद ही फिर आपको उनको लिखना है। तो बेटा सारे पॉइंट्स देखिए। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है। उसने बताया कि टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। ये पहला पॉइंट था। बेटा अभी सिर्फ सुनिए, लिख लीजिएगा बाद में। स्टैटिक चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और यूनिफॉर्म करंट मतलब स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज ओनली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब रुका हुआ चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, यूनिफॉर्म स्पीड चलते हुए चार्ज से सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। लेकिन उन्होंने कहा मैक्सवेल ने कि भैया मैक्सवेल्स थ्योरी ने कहती है कि एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल causes time varying electric field in surrounding and it produces magnetic field in the region, and due to time variation of magnetic field again electric field is induced and so on. तो इसके कारण ड्यू टू दिस कंटिन्यूस वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टार्ट्स प्रोपोगेटिंग। मतलब होता क्या है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, तो उसके कंटिन्यूसली वेरी करने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करना शुरू कर देती है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और इस एनर्जी को हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आगे फील किया कि हाँ भाई ये जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही निकलती है। अब उसमें धीरे धीरे और प्रॉपर्टीज आई कि भैया कॉस्मिक रे, गामा रे, फलाना रे, डिगना रे, एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियो, वो विजिबल, अल्ट्रावायलेट, जितनी भी आई ओपन पढ़ेंगे आगे, समझेंगे उनको। मैक्सवेल भैया ने एक छोटा सा काम और किया था। तो बेटा ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट आगे बताता हूँ आपको। तो एक यहाँ पे आप देखिएगा, आप दोबारा से आपको कंटेंट में जो दिखाई दे रहा है वो आपको क्या दिखाई देगा कि एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है जो बेसिकली एक्सेलरेट कर रहा है, बट वो ओसिलेट कर रहा है जस्ट लाइक SHM। तो बेटा वो ओसिलेट कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी वेरी कर रहा है कंटिन्यूसली, और उससे 3D के अंदर 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट हो रही है इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो इसकी है उसकी भी डायरेक्शन कंटिन्यूसली वेरी करती जाएगी, क्योंकि ये ओसिलेट कर रहा है तो वो भी ओसिलेट करती हुई डायरेक्शन में पैदा होएगी। आई मेरी बात समझ में? तो इस प्रकार से इन्होंने मैक्सवेल ने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करने का प्रयास किया। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये थ्योरेटिकल बातें थी जो बताई मैंने आपको। अब इस चैप्टर आप पहले काम को नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बेटा इसको पूरे को अब आपको दिमाग में रखना है। जो मैंने बताया उन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, सबको कॉपी में लिख लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अभी मैं आपको कुछ नई चीज़ बताने वाला हूँ, दैट इज़ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि भैया हर्ट्ज भैया ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। अब क्या किया था क्या नहीं किया था वो अपन इस वाले मतलब लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं, उन्होंने किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट को किया था। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की बात स्टार्ट हो रही है। एग्जैक्टली किया क्या था उन लोगों ने, मैं समझाता हूँ आपको। उन्होंने क्या किया कि 2 प्लेट ली, मेटल प्लेट्स या कंडक्टिंग प्लेट्स ली। इस प्रकार से ऐसे करके उन्होंने 2 प्लेट्स ली है, ऐसे करके 2 प्लेट्स ली है। इन दोनों प्लेट्स पे फिर उसने क्या करा, यहां से इस तरह से उसने यहां पर ऐसे रोड्स लगा दी और नीचे यहां स्फीयर्स लगा दी। ऐसे 2 रोड लगा दिए यहां पे और स्फीयर लगा दी। स्फीयर जो थे ऐसे मान सकता हूं कि मैं ऐसे स्फीयर्स से, ये भी एक स्फीयर था। अरे बात समझ में आ रही है ना? इन स्फीयर्स का नाम रख दीजिए, जैसे एक्स, इसका नाम रख दीजिए वाई। 2 स्फीयर्स थे एक्स और वाई। इन दोनों प्लेट्स को इसने क्या करा कि एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, वेरी वेरी हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। हाई वोल्टेज सोर्स, आ रही मेरी बात समझ में भाई? वेरी वेरी हाई वोल्टेज सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि जो तो एक्स और वाई स्फीयर्स है ना, ये आपस में बहुत क्लोज है, बहुत पास में है, दोनों बहुत पास में है, दोनों प्लेट्स हैं,
दोनों प्लेट्स विल एक्ट एज कैपेसिटर प्लेट्स। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों की दोनों जो प्लेट्स है वो कैपेसिटर प्लेट की तरह एक्ट करेगी। अब वेरी वेरी हाई वोल्टेज है तो इनके अक्रॉस क्या है, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा उसने ऐसा करा। अब हुआ क्या ना कि भैया यहाँ पर है ना, ये दोनों जो गोले हैं ना यहाँ बने हुए हैं, स्फीयर्स बने हुए हैं, इनको मैं दोबारा से बनाता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा कर लेते हैं अपन, इस प्रकार से मान लीजिए, और इस प्रकार से मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको किस प्रकार से दिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि दो स्फीयर्स है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या है ना, डिस्टेंस बहुत कम है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी वेरी लेस। डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी वेरी लेस। ठीक है भाई, दोनों के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है। तो अब क्या हो रहा है ना, इन दोनों के बीच में है ना, जब बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो एयर है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो भैया जब एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो फिर यहाँ पे स्पार्किंग हमें दिखने लगेगी प्लाज्मा स्टेट्स के अंदर। तो हमें यहाँ पे स्पार्किंग दिखेगी, स्पार्क्स। तो भैया हम लोग यहाँ पे प्लाज्मा स्टेट के अंदर स्पार्क्स देखेंगे। आई मेरी बात समझ में? अब क्या हो रहा है भैया, ये जो स्पार्क्स, ये जो यहाँ पे हमें स्पार्क्स दिखाई देंगे है ना प्लाज्मा स्टेट के अंदर, ऊपर दो प्लेट्स है, दोनों के दोनों प्लेट्स विल एक्ट एज समथिंग लाइक, ऐसा मान लीजिए कि दोनों की दोनों जो प्लेट्स है वो किस तरह से एक्ट करेंगे, हमारे लिए कैपेसिटर की तरह एक्ट करेंगे। साथ ही में जो रोड्स है उन्हीं जो दोनों एक्स और वाई स्फीयर्स है, ये हमारे लिए एक इंडक्टर की तरह एक्ट करेंगे। आई मेरी बात समझ में? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाई कर सकती है। तो ओवरऑल होगा क्या कि जो पूरा सिस्टम है, अगर मैं इसको दोबारा रीड्रॉ करूं तो सिस्टम मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। बेटा एक्सपेरिमेंट था, उसने जो किया वो बता रहा हूं बस मैं आपको। तो बस यहाँ पर मैं एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर दिखाई देगा। अब हम जानते हैं कि जहां पे सिर्फ एक इंडक्टर हो और कैपेसिटर हो और इस तरह से कनेक्टेड हो तो यहाँ पे एक एलसी ऑसिलेशन भी आता है। अबे सही बात है ना? तो यहाँ पे जो एनर्जी है इसके बीच में ऑसिलेट करना शुरू कर देगी, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। आई मेरी बात समझ में? जब एनर्जी ऑसिलेट करना शुरू करेगी ना, अच्छा उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी उसकी हो जाएगी 1/2 अंडर रूट ऑफ एलसी। गेटिंग माई पॉइंट? अबे सही है ना? तो भैया एक्चुअली ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 1/अंडर रूट एलसी। अबे सही है। और फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है साहब ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। सही बात है, ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई। तो ओमेगा के बराबर अंडर रूट 1/अंडर रूट एलसी, तो 1/अंडर रूट एलसी इंटू 2 पाई इज द फ्रीक्वेंसी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है भैया, ये फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होगी। इट इज वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। गेटिंग माई पॉइंट? तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी यहां पे होगी, तो उसको हम लोगों ने इस प्रकार से लिख दिया है। अब भाई अब क्या हो रहा है, मेन बात क्या है कि इन दोनों के बीच में जो स्पार्क्स जनरेट हो रहे हैं यहां पे ना, इस जगह पे, और एनर्जी जो कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जब यहाँ पे एनर्जी ऑसिलेट करती है, और तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि यहाँ पे चार्ज भी ऑसिलेट कर रहे होंगे बेसिकली। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे चार्ज भी ऑसिलेट कर रहे होंगे। तो जब चार्ज ऑसिलेट कर रहे होंगे तो वही एक्सेलरेशन हो रहा है चार्ज का, तो भाई ईएम वेव प्रोड्यूस होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे सच में ईएम वेव प्रोड्यूस हो रही थी। ये हमारे हर्ट्ज भैया ने एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे रियलाइज किया कि सच में यहाँ पे जो ईएम वेव प्रोड्यूस हो रही थी। उनको डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने डिटेक्टर लगाया यहाँ पे। तो इस प्रकार के डिटेक्टर होता है, इसके अंदर भी दो स्फीयर्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं कॉइल से। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस डिटेक्टर के द्वारा उन्हें पता लगाया कि हाँ भाई यहाँ पे तो ईएम वेव प्रोड्यूस हो रही थी जिसकी बहुत हाई एनर्जी थी और हाई फ्रीक्वेंसी थी। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है जिसको आपको पूरा नोट डाउन करना है, और साथ में इसके मैं सारे पॉइंट्स अभी आपको लिखाऊंगा। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको पॉइंट लिखाता हूँ इसके, ठीक है? हाँ जी, तो बेटा इसके सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फटाफट से।
हाँ भाई, तो देखिए अब बहुत ही शानदार चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज हमें आज जाननी है। एक एक करके प्रॉपर्टीज आएंगी, एक एक करके मैं समझाऊंगा आपको, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट समझाता रहूंगा, आपको दिखती रहेंगी एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज, आपको समझते रहना है और नोट डाउन करते रहना है। सारी प्रॉपर्टीज आपको बेसिकली रटनी है, तो समझनी है, उसके बाद फिर आपको रटती रहनी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड satisfy the following wave equations which can be obtained from the Maxwell's third and fourth equations। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसको बड़ा खतरनाक सी वैल्यू बेटा इसमें लिखी हुई है, बट कोई बात नहीं, आप इसको रट सकते हो। ई को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे 2 बार विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएशन, तो वो आएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ई को फिर से 2 बार करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली अगर बी को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा 2 बार विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वैसे ही आएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। बी को फिर डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थोड़ा दिखाने के लिए है, आपको लिख लेनी है बस, ऐसा सच कोई खतरनाक चीज नहीं है, बस आपको रट के रखनी है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी देखिए भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल थ्रू वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट, थ्रू वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट सी। लाइट की स्पीड चलती है क्योंकि लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहाँ पे ऐसे कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। सी एक्चुअली की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बेटा 2 प्रॉपर्टीज हो गई है, तो ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी इसी के ऊपर। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या बोला गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। आपस में परपेंडिकुलर है और जिधर वेव जा रही है उसके भी परपेंडिकुलर है, हेंस दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये अपने आप में ट्रांसवर्स वेव्स होती है। अबे ठीक है ना। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई आपको, इसको ही तीसरी प्रॉपर्टी है, आप इसकी नोट डाउन कीजिए। देखिए बेटा यहाँ पे एक बार देखिए, इस जगह देखिए एक बार इधर। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना वो E क्रॉस B, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, E क्रॉस B। अब जैसे मान लीजिए कि भैया E ऊपर होगा, B सामने होगा, तो E क्रॉस B ऐसे ट्रेवल कर रही होगी, E क्रॉस B। तो हम कह सकते हैं कि जो E होगा वो कुछ ऐसे ट्रांसवर्स कर रहा होगा, ट्रांसवर्स वेव में, खच 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 खच, इस प्रकार से। आई मेरी बात समझ में बेटा? सिंपल ट्रांसवर्स वेव है, कुछ भी नहीं है। ओहो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और जो वाई जो बी होगा वो कुछ ऐसे होगा। आई मेरी बात समझे? तो कुछ ऐसे ऐसे अपन लोग इसको लिख देंगे, इस प्रकार से ये ऑसिलेट करती हुई आगे चलती रहेगी। E जो है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि E विल बी इक्वल टू E एक्स टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली अगर मैं B की बात करूं तो बी एक्स टी इज बी नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिखी है और इस तरह से डायग्राम भी बनाया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। हाँ जी, तो लिखिए थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी सॉरी। The instantaneous magnitude of E and B in electromagnetic wave are related by the expression E by B is equal to C। मतलब ऑब्वियस बात है, E और B का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो E by B जो होता है वो C के बराबर होता है। इंस्टेंटेनियसली जो भी मैग्नीट्यूड आएगा,
ठीक है बेटा, तो ये भी आप लिख सकते हो फटाफट से। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी। जो एनर्जी होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया इज डिस्क्राइब्ड बाय द पॉइंटिंग वेक्टर। इसको पॉइंटिंग वेक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं, एंड दिस पॉइंटिंग वेक्टर इज वेयर एस वेक्टर, जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो जो एस वेक्टर है उसको हम लिखते कैसे हैं, ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट, ई क्रॉस बी बाय म्यू नॉट। तो इसको हम लोग इस पॉइंटिंग वेक्टर से लिखते हैं। उसका मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया। मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक इंटेंसिटी है एक प्रकार से, जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा अच्छा सा मॉडिफाई करके पॉइंटिंग वेक्टर बना के थोड़ा सा है ना वेक्टर फॉर्म में दिखा के इसको अच्छा सा रंग रूप कर दिया इसका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी मोमेंटम एंड हेंस कैन एग्जर्ट प्रेशर। ऑब्वियस बात है, हमने रेडिएशन प्रेशर पहले पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी वही बात है, रेडिएशन प्रेशर की बात आ रही है। बेटा अपन कब पढ़ा था रेडिएशन प्रेशर, हमने पहले पढ़ा हुआ है रेडिएशन प्रेशर मॉडर्न फिजिक्स में, जहाँ पे हम लोग पार्टिकल्स मानते हैं लाइट को, और वहां से प्रेशर जो आता था वो एक परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस पे I/C आया करता था। बट यहाँ पे लिखा है S/C, क्योंकि हमने उसी इंटेंसिटी को यहाँ पे S से डिनोट किया और उसको वेक्टर बना दिया, बड़ा खतरनाक सा बना दिया। अगर सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होती थी तो जो रेडिएशन प्रेशर है वो 2S/C आता था। आई मेरी बात समझ में? तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ये अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको रटना पड़ेगा एज इट इज। तो इसको देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ ए साइनोसॉइडल प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफाइंड, आगे ध्यान समझना, इज डिफाइंड एज द एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर्स टेकिंग ओवर वन साइकिल। मतलब आपको एक साइकिल पर जो पॉइंटिंग वेक्टर है उसका एवरेज लेना पड़ेगा। तो उसकी जो वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे आती है, मैं सीधा बता रहा हूँ, वो आती है EM/BM/2 म्यू नॉट, या फिर मैं लिख सकता हूँ EM²/2 म्यू नॉट C, या फिर C/2 म्यू नॉट BM²। बेटा EM/BM दोनों के दोनों ही मैक्सिमम वैल्यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। आई मेरी बात समझ में? इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, ये लास्ट प्रॉपर्टी और लिख दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ भाई, तो हम देखते हैं अभी यहाँ पे एक और चीज, दिस इज ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव। सर ये क्या है? मतलब एक तरह से प्रूफ है ये, मतलब डेरिवेशन भी नहीं, एक तरह से प्रूफ है ये कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। चलो देखते हैं इसको अपन। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक X, Y और Z कंसिडर करके यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। तो चलो भैया, बॉक्स बनाया ऐसे करके, एक हमने ऐसे बनाया बॉक्स यहाँ पे, है ना, ऐसे करके एक बॉक्स बनाया, ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया। लो भैया, शानदार, है ना? आई मेरी बात समझ में? इस तरह से अपन एक बॉक्स बनाया है। अब इस बॉक्स में क्या करूंगा मैं, नंबरिंग करूंगा। सबसे पहले नंबरिंग क्या, नेमिंग करूंगा, ABCD। उसके बाद क्या करूंगा, EFGH। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ABCDEFGH इस तरह से मैंने यहाँ पे बढ़िया सा नेमिंग कर दी है। अब हमने माना है कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही है विद, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग विद x and t, या ऑसिलेटिंग विद x and t। गेटिंग माय पॉइंट? और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट कर रही है किस तरफ, x और t डायरेक्शन में, है ना। और साथ में जो EM वेव की डायरेक्शन थी वो भी हमारे पास में इधर ही थी, तो EM वेव भी इधर ही हमारे पास प्रोपोगेट कर रही थी। ठीक है भैया, हमने ऐसा मान लिया है, हमने माना है ऐसा। अब सोचो कि भैया हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू दिस बॉक्स। ये जो भी बॉक्स है ना, इस बॉक्स को बॉक्स लिख दीजिए। तो इस बॉक्स से निकलने वाला जितना भी नेट फ्लक्स होगा, क्या दिस विल बी 0? हाँ भैया, क्यों? क्योंकि देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स।
देयर इज नो नेट चार्ज, देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड दिस बॉक्स। आई मेरी बात समझ में? तो इस बॉक्स के अंदर कोई नेट चार्ज नहीं लाई करता है ना, ऐसा हमने माना है। अब भाई अपन लोग बात करते हैं अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर मैं वाई एक्सिस की तरफ की बात करूंगा तो वाई एक्सिस में क्या लिखूंगा मैं कि भैया जो फ्लक्स होगा ना ए बी जी और एच, वो एक्चुअली किसके बराबर होगा? वो नीचे वाले फ्लक्स के बराबर होगा, वो भी नेगेटिव में। तो कितना हो जाएगा? डी सी ई एफ, ताकि जब दोनों वाला फ्लक्स में जोड़ूंगा तो टोटल फ्लक्स यहाँ पे 0 आ जाए। हाँ भैया, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऑसिलेट कर ही नहीं रही है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे मान लूंगा। ठीक है भैया, चेंज कर ही नहीं रही है मतलब। अब मैं बात करूंगा कि भैया अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग बताइए कि भैया कैसे लिखेंगे? तो जेड एक्सिस के अलोंग भी अपन ऐसे लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग कौन सा भैया फेस है? बी जी एफ सी। तो बी जी एफ सी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? वो फ्लक्स ए एच बी जी एफ सी, तो ए एच ई डी। अब समझ में आ रहा है ना? और इसको भी मैं यहाँ पे नेगेटिव ले लूंगा। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि इसकी तरफ भी वेरी नहीं कर रहा है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे और यहाँ पे 0 आएगा। अब बात आती है अलोंग वाई एक्सिस की। तो भैया अगर मैं अलोंग वाई एक्सिस की बात करूं, अलोंग एक्स एक्सिस की, अलोंग एक्स एक्सिस, नॉट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की बात तो हो गई, अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो भैया इसके अलोंग कितना फ्लक्स आएगा? जैसे मान लीजिए यहां से आ रही है EX2 और यहां से आ रही है EX1, तो मैंने लिख दिया कि भैया जो फ्लक्स आएगा ना किसके अलोंग? इसके अलोंग। भाई टोटल फ्लक्स तो 0 होना चाहिए। अब इन दोनों का y वाला 0 है, z वाला 0 है, इसका मतलब इनका भी 0 होना चाहिए। अब इनका मैं कितना लिखूंगा? फ्लक्स थ्रू BGFC। यार एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ, जेड वाली जो है ना, जेड वाली ये वाली है सामने वाली, सॉरी यार, मैंने यहाँ पे इसको जेड वाली लिख दिया, एक्स वाली लिख दिया। मतलब यहाँ पे जो जेड वाली है ना वो कौन सी होगी? ABCD इज इक्वल टू पीछे वाला HGFE, HGFE ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो HGFE मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा? अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा? BGFC, तो BGFC माइनस इसका कितना अलोंग आएगा? AHED, तो आएगा AHED। दिस शुड बी इक्वल टू 0। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये सबके अगर 0 है इन दोनों का तो सामने वाला भी 0 होना चाहिए, तभी तो नेट 0 आएगा यार। तो भाई इन दोनों, इसका कितना हो जाएगा साहब? इसका हो जाएगा, ये है X2 वाली, तो यहां लिख दूंगा मैं EX2 इनटू सरफेस एरिया माइनस EX1 इनटू सरफेस एरिया। क्या मिला के 0 हो जाना चाहिए? हाँ, तो भैया यहां से मैं लिख दूंगा कि भैया EX2 शुड इक्वल टू EX1। अबे सही है ना? एस कॉमन ले ले, नीचे ले जा, EX2 शुड इक्वल टू EX1। लेकिन सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब हमने जो माना था वो सही नहीं था। भाई ये बराबर एक ही पॉसिबिलिटी है यहां पे कि EX2 अगर EX1 के बराबर हो जाए और दोनों 0 हो जाए तो ही ये चीज पॉसिबल है, किसी और वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भैया अगर इधर ही चल रही है और वेरी करती हुई चल रही है तो 2 पॉइंट्स पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकती है? अबे समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था, वो इधर चल ही नहीं रही, वेरी कर ही नहीं रही। आई मेरी बात समझ में? वो इस डायरेक्शन में दोनों की पॉइंट पर 0 होगी, मतलब वो ऑसिलेट जो है वो परपेंडिकुलर ही कर रही होगी, वो इसके अलोंग नहीं कर रही होगी।
तो इसके अलग तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, बस हम लोगों को बस प्रूव करना था। ये मैंने कहा था आपको शुरू में बड़ा अजीब सा मेथड है प्रूव करने का, तो बस इस डायरेक्शन में वो अलोंग इस डायरेक्शन के अलोंग वो क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर प्रोगेट कर रही है, और इस डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट नहीं कर रही है, वो परपेंडिकुलर ही करेगी। दोनों जगह यहाँ पे वैल्यूज जीरो आएंगी और ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो बेटा ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक छोटी सी यहाँ पे एक तरह से प्रूफ था या डेरिवेशन था जो भी था, इसको नोट डाउन कर लीजिए और कुछ 2-4 पॉइंट्स है जिसके लिख लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। हाँ भाई, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए फटाफट से। हाँ जी, बड़ा सवाल में क्या बोला गया है हम लोगों को, सवाल में हम लोगों को पावर एवरेज दे रखा है जो कि 800 वॉट है, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस वो पूछी गई है अपने से, ईएम की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। डिस्टेंस कितना है, 3.5 मीटर है। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम जानते हैं कि भैया जो इंटेंसिटी होती है वो पावर एवरेज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होती है। क्या हमने मॉडर्न फिजिक्स में ये सब चीजें पढ़ी थी, अभी याद है ना। तो इंटेंसिटी इज पावर एवरेज ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। यही अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इनटू सी हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा यहाँ से हमें ईएम की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ईएम की मैक्सिमम वैल्यू का जो स्क्वायर आएगा उसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पी एवरेज इनटू 2 इनटू म्यू नॉट इनटू सी अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब सही है। तो भैया अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज पी एवरेज, इट इज 800, व्हाट इज 2, इसको 2 ही रहने दीजिए भाई साहब। म्यू नॉट इंटू 4 पाई क्या होता है, 10 की पावर -7, तो 10 की पावर -7 कर दीजिए। सी है 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है भाई साहब अपने पास में, 3.5 का स्क्वायर। इस पूरे का हमें अंडर रूट करना है। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है ना, इस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 8। अब सही है ना। तो 2 इंटू 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 8 इज कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज कितना हो गया 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 48, हो जाएगा 4800 इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर +10 8, तो बेटा 10 की पावर हो जाएगा ओनली 10 डिवाइडेड बाय ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3.5 का स्क्वायर। तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7/2 का स्क्वायर, मतलब 49 और ऊपर चल जाएगा 4, इस पूरे का ये अंडर रूट आएगा। अरे आ रही है मेरी बात समझ में। तो बेटा ये पूरा पूरा केस ऐसा हो गया। अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। देखो ध्यान से देखो 3.5 का स्क्वायर था, हालांकि तो डायरेक्टली बाहर ले सकता था 3.5, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपन लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया है। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 49 को बाहर ले लीजिए बेटा, कितना आएगा 7, 4 को बाहर ले लीजिए कितना आएगा 2। अरे सही है ना। यहाँ पे देखिए अंदर क्या है 4800, तो 4800 में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भैया, जैसे अपन एक सिंपल से यहाँ काम करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 4 कॉमन लेंगे तो बाहर आके बन जाएगा 2, तो अंदर क्या बचेगा 4 कॉमन लिया तो ये रह जाएगा 1200, इसे 100 भी कॉमन ले लीजिए तो ये बाहर आके यहाँ बन जाएगा 10, तो बेटा ये क्या रह जाएगा 1200 में से अगर मैंने 100 भी कॉमन ले लिया तो बाहर 10 आ जाएगा, अंदर रह जाएगा ओनली 12। अबे सही है ना। तो 12 मल्टीप्लाई बाई ये 10 और रह गया। इसमें से भी अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें से भी कुछ कुछ कॉमन आ सकता है। वो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 10 40/7, इसका अंडर रूट ये 12 है, तो 12 को अपन क्या ले सकते हैं बेटा 3 इंटू 4, तो 4 कॉमन ले लीजिए तो आएगा बाहर 2, अंदर आ जाएगा 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये सिंप्लीफाई होके इस लेवल तक पहुंच चुका है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो अब तो तुमको पता ही है कि प्रयोग करना ही पड़ेगा, तो चलो करते हैं आगे इसको। तो इसको 1 मिनट के लिए देखिए,
एक मिनट, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। 30 का रूट करना है पहले, सबसे पहले अपने को यहाँ पे, बस शुरू हो गया। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, मुझे ढूंढना पड़ेगा इसको, कहाँ चला गया यार, ये रहा। तो आएगा 3 × 30। तो 30 का हमने को करना है अंडर रूट। देखिए बेटा, आप लोग सब ध्यान से देखिएगा, 30 का मैंने यहाँ पे अंडर रूट किया, ये आया 30 का मैंने रूट किया है 5.47। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई बाय 5.48 कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ राउंड फिगर में, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 80 कर दीजिए। तो बेटा बेसिकली आएगा मल्टीप्लाई बाय 438, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 7 से। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 62.59। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 62.6 अप्रोक्सीमेटली। तो दिस इज द आंसर, मतलब ये अपना आंसर हो जाएगा बेटा, ये EM हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने स्क्वायर हटाया, ये पहले स्क्वायर था, सॉरी, स्क्वायर हट जाएगा यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे ऐसे आएगा भैया, रूट आएगा, स्क्वायर हटेगा तभी तो रूट आएगा, स्क्वायर रहेगा तो फिर ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो स्क्वायर हटेगा तभी इधर रूट आएगा, और इसकी फाइनली वैल्यू आएगी 62.6 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा इसी सवाल के अंदर अपने को एक और चीज पूछी गई थी, वो पूछी गई थी मैग्नेटिक फील्ड की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैं C कर दूंगा। तो बेटा कितना आ रहा है इसको चेक कर लेते हैं अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है अपनी 62.6, तो इसको लिख दूंगा मैं 62.6 डिवाइड बाय C। C इज 3, तो बेसिकली आ रहा है 20.86 इंटू 10 की पावर -8। अबे C जो होता है ना 3 × 10 की पावर 8 होता है, तो ऊपर जाएगा 10 की पावर -8 बन जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20.08 या 9 इंटू 10 की पावर -7। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया है। अब आप फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले तो हमें सारी वैल्यूज यहाँ लिखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने के आगे सोचेंगे। तो पहला क्या गिवन है यहाँ पे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनसॉइडली एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 10 की पावर 10 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 हर्ट्ज। गेटिंग माय पॉइंट? उसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, एम्पलीट्यूड इज 48 वोल्ट पर मीटर। तो एम्पलीट्यूड भी गिवन है विच इज 48 वोल्ट पर मीटर। ये किसका एम्पलीट्यूड है? ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। अबे वही तो है एम्पलीट्यूड भैया, 48 वोल्ट पर मीटर। तो यूनिट देखना, वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। पूछा गया व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। बेटा वेवलेंथ पूछा गया है। तो देखो फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है और वेवलेंथ पूछा जाए तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भैया फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है c/λ। तो अगर बेसिकली हमसे लैम्डा पूछा जा रहा है, इसका मतलब c/फ्रीक्वेंसी हम कर सकते हैं। c इज 10 की पावर 8 इंटू 3। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल गेट, 3/2 इज 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 मीटर। तो दिस इज द वेवलेंथ। यहाँ पे ये वेवलेंथ आएगा। हमें समझ में आ रही है? तो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का हो चुका है। सेकंड के पार्ट क्या पूछा गया, चलो देखते हैं। सेकंड पार्ट पूछा है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का क्या एम्पलीट्यूड होगा? तो बेटा सिमिलरली जैसे मैंने बताया अभी आपको कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी एम्पलीट्यूड होगा डिवाइड बाई c। इलेक्ट्रिक फील्ड का 48 गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड को 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 48, 3 को डिवाइड कीजिए 48 से तो आएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 टेस्ला। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आई मेरी बात समझ में?
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का गिवन था, तो क्वेश्चन में ये दो चीजें अपन लोग निकाल चुके हैं। आप देख लीजिए इसको अच्छे से, दो चीजें हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। तीसरी चीज इसने क्या पूछा है, फाइंड द टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव। एनर्जी डेंसिटी पूछी है भैया, तो एनर्जी डेंसिटी क्या, हाँ एनर्जी डेंसिटी पूछी गई है यहाँ पे। तो एनर्जी डेंसिटी में लिख दूंगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अब भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था ना, ये वही बातें हो रही है वापिस। तो हाफ को हाफ रहने दे, एप्सिलॉन नॉट को लिख दे 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू ई कितना है अपने पास में 48, तो यहाँ 48 पुट करके उसका स्क्वायर कर दे। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका स्क्वायर करते हैं, चलो अपन लोग करके देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। तो बेटा 8.85 इंटू 48 का स्क्वायर, सबसे पहले आप देखिए मैं 48 का स्क्वायर करूंगा, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 48 आ रहा है 2304। इसको मल्टीप्लाई करना है फिर किससे हमें, 8.85 से, तो 8.85 आंसर आ रहा है 20390.4, डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, तो आंसर आ रहा है 10195.2। तो बेटा ये आ रहा है 10195.2 इंटू 10 की पावर -12। ये क्या आ रही है हमारे पास में, U आ रही है ना, एनर्जी डेंसिटी। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4, इसको लिख सकते हैं 1.019, 1 2 3 4, 4 इधर सरकाएंगे तो इधर क्या रह जाएगा, 10 की पावर -8 ही रह जाएगा। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें नहीं है, बस वैसे दे रखा है फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन से तो करने होते हैं, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। हाँ भाई, तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके अंदर अपन लोग, तो फटाफट से क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, इसमें क्या बोला गया है कि जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 5 mm। देख लेते हैं एक बार, 5 mm गिवन है, हाँ 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस हमें गिवन है यहाँ पे। तो बेटा पहली बात तो सवाल में क्या पूछा गया, कैपेसिटेंस पूछा गया है। तो कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। भाई साहब एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू ए कितना होता है, एरिया 10 की पावर -12 इंटू एरिया इज पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर इज 12 सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.12 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं डी को, बेटा डी है 5 mm, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो अगेन फटाफट से इसको अपने को करना पड़ेगा। तो इसको हम लोगों ने कैलकुलेटर में करने वाले हैं, इसको बेटा दोबारा से देखिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 8.85 इंटू पाई, तो मैं लिखूंगा 8.85 मल्टीप्लाई बाई पाई, पाई कितना होता है 3.14, तो बेटा 27.789 आ रहा है, ठीक है। इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं किसे 0.12 से, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 0.12 से, तो फाइनली आंसर आ रहा है 0.40। इसी को डिवाइड कर देते हैं हम किससे 5 से, तो 5 से डिवाइड करने पे आंसर आएगा 0.08। अबे सही है ना। तो दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर आ रहा है 0.08। कहाँ गया यार, एक मिनट, हाँ जी दोबारा से मैं इसको कर लेता हूँ, बेटा ध्यान से समझिएगा। 8.85, तो 8.85 मल्टीप्लाई बाय पाई विच इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.12, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.12, तो आंसर इज 0.40016, ये भी जो भी है, डिवाइडेड बाय, अब इसको किससे करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आएगा बेटा कितना 0.08। अब खेल क्या शुरू होगा ना, यहां से 10 की पावर माइनस ऊपर जाएगा,
तो ये बन जाएगा 10 की पावर +3, 10 की पावर 9 हो जाएगा, -9। अबे सही है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 की पावर -12 ही रहने दीजिए, इसको 10 की पावर ऊपर 3 कर दीजिए। तो बेसिकली ये बन जाएगा कितना, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 80। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12, या इसको लिख सकता हूँ मैं 80 पिकोफैरेड। हाँ भाई सही है। तो ये आ गया बेटा यहाँ पे कैपेसिटेंस। अगला सवाल क्या पूछा गया उन्होंने देखते हैं हम लोग। उन्होंने बोला है हम लोग को द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बेटा यहाँ पे करंट गिवन है, चार्जिंग करंट विच इज 0.15 एम्पियर। ये हमें यहाँ पे गिवन है 0.15 एम्पियर। अब पूछा क्या गया है कि भैया करंट होता क्या है बेसिकली, भाई हमसे CV क्या आ जाएगा बेटा, चार्ज आ जाएगा। इसी को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या dQ/dt इज द चार्जिंग करंट, तो C बाहर आ जाएगा, इट विल बी dV/dt। अबे सही है ना। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज dV/dt, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे dV/dt विल बी इक्वल टू dQ/dt। dQ/dt किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, करंट के बराबर है। तो 0.15 यहाँ पे आएगा करंट, डिवाइड बाय C इज 80 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, चलो चेक करके देखते हैं। ये आ रहा है 0.15 डिवाइडेड बाय 80, तो बेटा ये आ रहा है 0.00187 इंटू 10 की पावर +12। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा बहुत आप ऊपर ले जाओगे, ऊपर तो है ही पहले से ही है, तो 10 की पावर 12 की जगह 10 की पावर 9 लिख दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1, 2 और 3, 1.87 में इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ सकता है 1.87 इंटू 10 की पावर 9, कितना आ जाएगा, वोल्ट पर सेकेंड। गेटिंग माई पॉइंट, इसको लिख देंगे हम लोग वोल्ट पर सेकेंड। तो बेटा ये सब क्वेश्चंस थे। अब कुछ भी नहीं है, सारे फॉर्मूला बेसिस है, फॉर्मूले लगाना है, कैलकुलेशन करनी है, बाकी ऐसा कुछ खतरनाक चीज़ नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इस चैप्टर में अधिकतर थ्योरी है, बाकी कुछ थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी ऐसे खतरनाक सवाल नहीं आते, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको जो बताया आपको वो पता होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। बहुत ज़्यादा खतरनाक सवाल इससे नहीं आएंगे, और आएंगे तो कुछ थोड़े बहुत सवाल आएंगे जो आपको इससे ज़्यादा खतरनाक तो कुछ आ ही नहीं सकता इस चैप्टर के अंदर। तो बेटा थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। आते रहिए, सीखते रहिए, थैंक यू।